हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। महिलाओं की समस्याएं। कहते हैं आपके परिवार में कई जो नातेदार जैसे कि माँ, बहन और दादी माँ होगी। कहते हैं विवाह के बाद अपने आपको अन्य जो है नातेदारी भी होंगे, जैसे कि आपकी पत्नी, पुत्री। इन नातेदारी का आधार लिंग होता है। प्रत्येक समाज में स्त्री जनसंख्या का लगभग आधा भाग ही होता है। हमारे समाज में स्त्री पुरुष का अनुपात जो है 1951 की जनगणना के अनुसार जो है 900 जो है 29 है। इसका आशय यह है कि लिंग अनुपात संतुलित नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्त्रियों के पुरुषों के बराबर सब जो है समानता नहीं मिलती है। इसको इनके जो है अधिकार से वंचित भी रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत में जो है महिलाओं को कम जो है महत्ता दी जाती है, लेकिन कहते हैं महिलाओं से ही जो है तो संसार चलती है। अगर देखा जाए तो ये अनुपात भी बहुत कुछ बता देती है, जो पुरुष स्त्रियों के अनुपात के रूप में दर्शाई गई है। अगर 1000 पुरुषों के पीछे अगर 929 अगर महिलाएं हैं तो आप समझ सकते हो कि बाकी जो पुरुष होंगे वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, उनका किससे मैरिज होगा? तो 70 पुरुष तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं महिलाओं की समस्या में ये समस्या बहुत ही गंभीर और जटिल है। स्त्रियां भारतीय परिवार और संस्कृति की रक्षा करती है। परिवार की पहली शिक्षा माँ है, यानी हमारे समाज में इन्हीं लक्ष्मी की तरह भी माना जाता है और लक्ष्मी धन की देवी होती है। यह होते हुए भी व्यवहार में हम स्त्रियों को धन का जो उत्तराधिकारी नहीं देते हैं और न ही इन्हें किसी प्रकार की संपत्ति भी दी जाती है। ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश की है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो स्त्री यातना, हिंसा की सदैव शिकार होती ही रहती है। कहते हैं जो हमारे समाज की विचारधारा है हमेशा उसके विपरीत होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है उन स्त्रियों के लिए जो अपना जीवन सादगी के रूप में जीना चाहती है। देखिए, इसी बात के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न भागों में स्त्रियों की समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं। तो विश्लेषण करने के लिए हम देखते हैं पहला जो पॉइंट है क्या है। हमारा पहली बात तो यही आता है लैंगिक भेदभाव। कहते हैं लिंग एक प्राकृतिक वस्तु है, यानी लिंग जो है हमने स्वयं ही नहीं बना रखे होते हैं, हमें परमात्मा बना के जो है भेजता है। परिवार की निरंतरता के लिए वंश क्रम और उत्तराधिकारी के लिए पुरुष एवं स्त्री दोनों लिंगों की महत्ता सामान्य ही होती है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में लिंग को लेकर सदैव भेदभाव रहता ही रहता है। हमारे देश में कुछ आदिवासी समूह को छोड़कर पितृवंशी परिवार भी है। पितृवंशी समाज में वंशाक्रम गोत्र उत्तराधिकारी जो है पितृवंशी ही होते हैं। इस तरह के परिवार में पुत्र परिवार को लेकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता है। लेकिन जब एक आदमी विधुर बन जाता है तब उसे कुछ भी नहीं खोना पड़ता है। तो कहते हैं हमारे समाज में देखा जाए तो लिंग भेदभाव जो है बहुत बड़ी गंभीर समस्या बना के खड़ी कर दी है। कहते हैं आज देखा जाए तो मातृवंशी परिवार जो है कुछ ही जनजाति में देखने को मिलेगा, लेकिन कहते हैं सभ्य लोगों में पितृवंशी परिवार ही आपको देखने को मिलता है। उसके पश्चात है घरेलू हिंसा। कहते हैं जब एक आदमी और एक स्त्री पति एवं पत्नी की तरह बच्चों का प्रजनन करने के लिए एक हो जाते हैं तब वो एक परिवार की नींव डालते हैं। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुसंख्यक स्त्रियों को घरेलू हिंसा का मुकाबला करना पड़ता है। घरेलू हिंसा को शोषण, मारपीट, जहर देना, डुबो देना आदि से देखने से मिलता है। घरेलू हिंसा केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, यह शहरी क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह केवल अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में ही देखने को नहीं मिलती है, अतः इसका जो है प्रचलन शहर एवं उच्च जाति में भी देखने को मिल सकता है। इस भांति घरेलू हिंसा जाति, धर्म और जो है क्षेत्र से ऊपर है। कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट 1995 के अनुसार विवाहित स्त्रियों में 2/3 को है घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, यानी 2/3 स्त्रियों को जो है घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। कहते हैं यूनेस्को की जो रिपोर्ट है 2002 के अनुसार घरेलू हिंसा और भी ज़्यादा है। भारत में घरेलू हिंसा में जो है 1989 से लेकर 1999 तक 2.78% वृद्धि हुई है। यानी देखा जाए कि जैसे जैसे लोग विकसित होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे जो है और अनपढ़ता का शिकार भी होते चले जा रहे हैं। तभी तो देखा जाए कि 1999 यानी 2000 के आसपास 2.78% हुई है। तो इसका मतलब है कि लोग जहाँ पर समझदार होना चाहिए वहाँ पर वो अनपढ़ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमारे समाज में हमेशा से घरेलू हिंसा रही है। हाल में घरेलू हिंसा में वृद्धि का कारण जो है उपभोक्ता वस्तुओं की खपत और उसे घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। इस हिंसा जो है स्त्रियों को बचने के लिए हमें प्रभावशाली अधिनियम बनाने चाहिए।
हमारी सरकार ने घरेलू हिंसा बचाने के लिए कानून भी कई तरह के बना रखे हैं, लेकिन महिलाओं के संगठन बिल का विरोध कर रहे हैं। उसके पश्चात आता है दहेज। कहते हैं ये भी जो है स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दिया है। जब विवाह की चर्चा होती है तब अपने आप घर या पड़ोस में दहेज के बारे में सुना ही होगा। दहेज वो नगद धन या वस्तु है जो लड़कियों का पिता बर पक्ष को देता है। पिछले दिनों में दहेज उच्च जाति में प्रचलित थी। आजकल दहेज की मांग समाज में सभी और बढ़ रही है। आधुनिक शिक्षा ने दहेज की दर को और अधिक बढ़ा दिया है। कहते हैं इसका बढ़ाने का श्रेय भी कई हद तक रहते हैं सरकार के ही पास है। आप पूछोगे कैसे? आज कहते हैं सरकारी नौकरी में जो बंदे होते हैं उनका जो है दहेज की मांग सर से ऊपर होता है, और जो सिंपल होते हैं उनका मांग कम होता है। तो देखा जाए आज जो भी नौजवान है वो जो है नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और दहेज में जो है अपने घर को भरना चाहते हैं। लड़का जितना अधिक शिक्षित होगा उतनी ही अधिक दहेज की मांग होगी। दहेज की मांग में स्त्री का भाग लेना बहुत ही अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दहेज देना बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन परंतु जबरदस्ती से दहेज लेना ये सदैव ही गलत ही माना जाएगा। प्रत्येक परिवार का लड़की की शादी में दहेज देना परंपरागत आज बन गई है। हर एक परिवार चाहता है कि लड़की के विवाह के बाद लड़के के परिवार में जो है सब प्रसन्नतापूर्वक रहे, लेकिन जब सामने वाले के बजट पर दहेज की रकम बढ़ जाती है तो लड़की का पिता असहाय हो जाता है। इस तरह की गैर मानवीय व्यवहार शादी के बाद दहेज को लेकर होता है। मैं तो ये बात जानना चाहता हूँ कि लड़की से ही दहेज क्यों लिया जाता है, लड़कों से क्यों नहीं दहेज लिया जाता है? क्या लड़की इतनी गिरी हुई होती है? कहते हैं लड़की को इतना बड़ा दर्जा मिलता है फिर भी ये ऐसा क्यों दुराचार होता है? कहते हैं ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है, और उससे अधिक विडंबना ये है कि हमारे देश में 4215 मृत्यु दहेज के कारण जो है 1986 में हुई थी। यानी देखो कितनी बड़ी आंकड़ा है। 4215 जो है मृत्यु इसलिए लड़कियों को हुई क्योंकि वो दहेज के कारण हुआ। ये बहुत बड़ी आंकड़ा है, जो कि 1919 में ये दहेज की हत्या की संख्या बढ़कर 6699 हो गई है, और आज आधुनिक युग में इससे भी अधिक बढ़ गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 7000 विवाहित स्त्रियां प्रति वर्ष दहेज के कारण मृत्यु से प्राप्त होती है, और ये कहते हैं सरकार के लिए आंख खोलने के लिए पर्याप्त है कि इतनी लड़कियां अगर मर रही है एक दहेज के लिए, तो दहेज पर जो है सख्त कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, और जो व्यक्ति दहेज में लिप्त है उसको सज़ा देने के लिए प्रावधान भी होनी चाहिए। और मैं ये गलत भी बोल रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं हमारे समाज में हमारे राजनीतिक नेता ने हर चीज़ का रूल रेगुलेशन बना रखा है, लेकिन कहते हैं कि इसका अमल कभी भी नहीं हुआ है। इस तरह के गैर कानूनी और मानवीय व्यवहार हमारी सरकार जानती है कि समाज में बराबर चलते रहते हैं। सरकार ने दहेज जो है निषेध अधिनियम 1976 में बनाया भी था। मैंने पहले ही कहा कि ये बात मेरे लिए गलत ही है, क्योंकि सरकार ऐसा कौन सा रूल है जो नहीं बना रखी है, लेकिन उस पर चलना सरकार के लिए सही मान्य नहीं मानी जाती है। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेना और देना ही दोनों ही दंडनीय अपराध माने गए हैं। जब अधिनियम लागू हो गया तब कुछ लोग जो है दहेज देने वाले थे उन्हें दंड दिया गया, लेकिन इससे दहेज समाप्त नहीं हुआ। हाल के वर्षों में धन की लालसा के कारण तथा धन के उपभोग के लिए दहेज की मांग बढ़ती ही चली जा रही है, और यह प्रथा अधिक जटिल और शोषण युक्त हो रही है। कहते हैं जब रूल रेगुलेशन ढीला पड़ जाता है ना सरकार की, तो लोगों की मनमानी भी चलने लग जाती है। कहते हैं दहेज किस लिए? कहते हैं लड़कियां तो दूसरे घर में जाके घर को स्वर्ग बनाती है, पूरे सुख शांति रखती है। लड़कियों के लिए काम निश्चित नहीं किया जाता, वो तो घर में प्रवेश करते ही उनका जो है सारे कार्य निर्धारित हो जाती है, और घर को जो है इतना सुधारने की कोशिश करती है। फिर दहेज किस लिए? ये बहुत बड़ी हमारी समाज की विडंबना है, और आज जो है नवयुवक के बात समझने की ज़रूरत है कि आप जब भी मैरिज करो किसी से दहेज ना लो, यही सबसे बड़ी आपके लिए शिक्षित होने का प्रमाण होगा। लेकिन देखा जाए तो आज शिक्षित वर्ग के लोग ही धन की मांग करते हैं। मैंने बहुत से लड़कों को देखा है कि वो पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और जैसे ही सरकारी नौकरी मिल जाता है वो दहेज की मांग जो है जहां 1 लाख करते हैं वहां 10 लाख पे आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज पढ़े लिखे लोग ही ये सारे जो है अपराध को जो है अंजाम देते हैं, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात आ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है शोषण गरीब। देखिए शोषण, गरीबी और सामाजिक आर्थिक शोषण के कारण स्त्रियां कठिनाई में आ गई है।
उत्तराधिकारी संपत्ति के अधित्व और वस्तुओं की बनावट को लेकर स्त्रियों का शोषण होने लग गया है। स्त्री अपने पति की संपत्ति को बेच नहीं सकती है। जब वह विधवा हो जाती है तब पति के भाई उसे केवल भोजन देता है। तब पति की संपत्ति में विधवा हिस्सा मांगती है, तब उन्हें भला बुरा भी कहा जाता है। कहीं कहीं उस पर उसे पीटा भी जाता है और मृत्यु के घाट भी उतार दिया जाता है। जब स्त्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की होती है तब दिहाड़ी देने में उनका साथ भेदभाव भी किया जाता है। एक ही प्रकार के काम की दिहाड़ी के लिए अलग अलग दिहाड़ी दी जाती है। ये कहते हैं ये सिर्फ गाँव में नहीं होता है या पिछड़े वर्गों के साथ नहीं होता है, आप शहर में भी चले जाएं। कहते हैं उसी कार्य के लिए लड़कों को जो है अगर 10,000 तनख्वाह दिया जा रहा है तो लड़कियों को 3,000 तनख्वाह में रखा जाता है। और ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों में देखने को आपको मिलेगा। हर क्षेत्र में यही भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। इवन सभ्य समझने वाले जो शहरी लोग होते हैं वो भी इस कृत्य कार्य में सम्मिलित होते हैं। उसके पश्चात है महिलाओं की कानून के प्रति जागरूकता। हमारे सरकार घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक थी। लैंगिक भेदभाव और स्त्रियों के शोषण के लिए भी वह जानकार है। ब्रिटिश शासन काल में जो 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम बना दिया गया था। ये गुलाम प्रथा थी और 1849 इसमें वर्जित भी हो गई थी। बाल विवाह पर जो है 1929 में निषेध भी हो गया था और विधवा पुण्य विवाह को जो 1856 में आरंभ भी कर दी गई थी, जो कि बहुत अच्छा भी था। लेकिन कानून तो है सिर्फ दिखाने के लिए होता है। स्वतंत्रता के बाद विशेष जो है विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जो है और भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम 1971 और दहेज निरोध कानून जो है 1976 महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए चालू किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू, सिख, वैद्य और जैन पर भी लागू होता है। यह अधिनियम अंतरजातीय विवाह को भी स्वीकृति देता है। तो कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि हमारे समाज में हर तरह के जो है रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन इस रूल रेगुलेशन पे जो है सख्ती से कार्य नहीं होता है। कहते हैं सख्ती से कार्य करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आम बंदा, आम गरीब, आम लोग ये बात नहीं समझेंगे कि ये सब चीज़ें जो होती है गलत होती है, ठीक है, तब तक जो है सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। सरकार क्या करेगी? सरकार हर जगह थोड़ी उपस्थित होती है। कहते हैं जब तक इंसान स्वयं ही समझदार नहीं होगी, जब तक वो खुद ही शिक्षित नहीं होंगी, वास्तविक शिक्षिता। आज शिक्षा सिर्फ लोग अपने कामयाबी के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है। तो जो बच्चा ज्ञान के लिए पढ़ रहा है उसी को ये सब बातों जो है सही तरह से समझ में भी आएगी। कहते हैं हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार लड़कियों को भी उत्तराधिकारी का अधिकार देना है। 1976 में बने दहेज निरोध कानून के अनुसार जुर्माना और दंड दोनों ही दिए जाते हैं। 18 वर्ष से पूर्व लड़की का विवाह दंडनीय अपराध भी माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के काम के स्थान पर लैंगिक परेशानी भी बंद कर दिया गया है। हमारे देश में अधिकांश स्त्रियों को इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि इन अधिनियम को क्या उद्देश्य है। ऐसी जो है स्त्री कुछ अधिनियम को जानती है लेकिन उनकी पहुँच केवल जो है उत्तराधिकारी तक ही रह जाता है। तो यही बात है कि हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि इसको शिक्षा भी नहीं दी जाती है और शिक्षा भी है तो वो भी लड़खड़ा चुकी है। आज मैंने पहले भी कह चुका हूँ जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं उनको भी आज पत्र लिखने नहीं आता है और कहते हैं पढ़ने तो आता ही नहीं है। तो कहते हैं शिक्षा सिर्फ अब आज नाम मात्र का ही है। बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं उन्हीं में अच्छी शिक्षा दी जा रही है और जो सरकारी स्कूल में कई जगहों पे शिक्षा जो है नाम मात्र का ही होता है, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं देती है। सरकार स्कूल खोल देती है सरकारी स्कूल और अपना आँख बंद कर लेती है। कभी ये नहीं होती कि जाकर हम देखें स्कूल में बच्चों को सुध ले कि बच्चों को क्या आता है, बच्चों से क्वेश्चन पूछें कि बच्चों को समझ है कि नहीं अपने क्लासों का। लेकिन सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है। सरकार को तो अपने सीट को बचाना होता है और सीट के लिए जितना हो सके राजनीति करना होता है।